देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, उत्तराखंड विशेष देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्मारिका ठाकरे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैबिनेट मंत्री से मिलने देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंच गए हैं, जहां उन्होंने भर्ती कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत से मिलकर उनका हाल जाना है। दरअसल कुछ समय पहले से कैबिनेट मंत्री की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उनको मैक्स अस्पताल में भर्ती करवाया गया। तो वहीं मुख्यमंत्री ने उनके जल्द ही ठीक होने की कामना भी की है। इस दौरान सीएम धामी के साथ कैबिनेट मंत्री शिवानंद और आचार्य बालकृष्ण भी मौजूद रहे। तो वहीं देवस्थानम बोर्ड पर इन दिनों राजनीतिक गलियारों में घमासान मचा हुआ है, जहां एक तरफ कांग्रेस दावा कर रही है कि 2012 में अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो वो देवस्थानम बोर्ड को समाप्त कर देंगे। तो वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि अगर सरकार देवस्थानम बोर्ड को लेकर पूरी तरह से अब सजग है, जिसको लेकर एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन भी किया जा रहा है और ये हाई लेवल जो कमेटी है वो सबकी बात को सुनेगी और समस्याओं का निस्तारण भी यहां किया जाएगा। देखिए, देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमने सभी से बात करने के बाद और उसमें जितने भी लोगों ने मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे सामने जिनके बात आई थी कि चाहे वो हमारे वहाँ पर रहने वाले हक हकूकधारी हों, पंडे, रावल, उससे प्रभावित होने वाले लोग, हमने कहा है कि हम एक हाई पावर कमेटी हम उसके लिए बना रहे हैं। ये ऐसी सरकार है कि जिस तबके के लिए एक्ट लाना चाहती है वो तबका कह रहा है कि हमें चाहिए ही नहीं एक्ट। ये किसके लिए उस एक्ट को लाना चाहते हैं? देखिए, यात्रा की व्यवस्था संबंधित कमेटियां सुचारू रूप से चला रही थी। बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमेटी है जो कि बद्रीनाथ और केदारनाथ दोनों मंदिरों का प्रबंधन देखती है। तो वहीं प्रदेश के सहकारिता मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत आईसीएम देहरादून पहुंचे हैं, जहां उन्होंने प्रादेशिक कोऑपरेटिव यूनियन लिमिटेड के नवनिर्वाचित बोर्ड को संबोधित करते हुए कहा कि यूनियन सहकारिता के प्रशिक्षण के मामले में तेजी लाई जाए और ट्रेनिंग सेंटर जो है वो स्थापित भी किया जाए। और साथ ही धन सिंह रावत ने बोर्ड को भरोसा दिलाया है कि सरकार उनके कामों को सहयोग प्रदान करेगी। तो वहीं पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल पूरा होने के अवसर पर वर्चुअली देश को संबोधित किया है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत की गई विभिन्न पहलुओं का शुभारंभ भी किया है। पीएम ने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ढंग से देश में लागू किया गया है, जिसके बाद बैठक में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री का संबोधन हमारे लिए ऊर्जा और पथ प्रदर्शन का काम करता है। तो वहीं उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जिलों के जो हाल है वो पूरी तरह से बेहाल हो चुके हैं। अगर बात करेंगे पौड़ी की, तो वहां सीमावर्ती क्षेत्र चौथान में बादल फटने और अतिवृष्टि से भारी नुकसान हुआ है। आधा दर्जन से अधिक गांव में मकानों और साथ ही गौशालाओं को भी क्षति पहुंची है और साथ ही बड़े पैमाने में फसल भी यहां बर्बाद हुई है। तो वहीं उत्तरकाशी में भवन क्षतिग्रस्त होने से तिरपाल के नीचे रात गुजारने को परिवार जो है वो मजबूर है। दरारें पड़ने से मकाने गिरने की कगार पर आ गए हैं। तो वहीं अगर बात करें देहरादून की, तो वहां मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार प्रदेश में 2 अगस्त तक बारिश जारी रहने वाली है। हमारे साथ इस खबर पर उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ कृष्णा कुमार लाइव हैं। कृष्णा जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार जो मौसम विभाग है वो ये अंदेशा जता रहा है कि उत्तराखंड में लगातार बारिश होने वाली है, इसको लेकर क्या कुछ आपके पास अपडेट है?
बिल्कुल स्मारिका, देखिए 24 जुलाई को हम देख सकते हैं मौसम विभाग ने 1 अगस्त तक के लिए रेड अलर्ट जारी किया था और उनकी जो भविष्यवाणी थी वो एकदम सटीक साबित हुई हमें कई दिनों से दिख रही है। प्रदेश की, चाहे हम देहरादून की बात करें चाहे किसी भी पहाड़ी जिले की बात करें, बारिश जो है वो लगातार हो रही है, जिससे मूसलाधार बारिश से पहाड़ों में जिस तरीके से भूस्खलन का लोगों को सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से आवाजाही हम कह सकते हैं कई जिलों के लिए ठप हो चुकी है, क्योंकि हम कह सकते हैं 150 से ज्यादा संपर्क मार्ग जिनमें कई नेशनल हाईवे भी है वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। लेकिन बीआरओ और पीडब्ल्यूडी समेत कई विभाग जो है उस भूस्खलन वाले मार्ग को खोलने के लिए लगे हुए, लेकिन बार बार हो रही बारिश से वो एक रुकावट का सामना उनको करना पड़ रहा है, क्योंकि पत्थर फिर दोबारा ही रोड पर आ जा रहे हैं, जिस वजह से वो रास्ते खोलने में असफल हो रहे हैं। लेकिन अब मौसम विभाग की अगर बात करें तो उन्होंने 1 अगस्त का अलर्ट जो है वो 2 अगस्त तक बढ़ा दिया है। इस दौरान उन्होंने कई जिलों के लिए अलग अलग दिनों के लिए कहीं जगह येलो अलर्ट जारी किया है तो कहीं जगह ऑरेंज अलर्ट उन्होंने जारी किया हुआ है। अब यही देखना होगा कि जो भूस्खलन वाली और मूसलाधार बारिश प्रदेश में हो रही है इससे कब लोगों को राहत मिलती है, क्योंकि आम जनमानस हम कह सकते हैं कि राहत की उम्मीद की वो जगाते हैं कि कब मौसम विभाग एक अच्छी खबर सुनाए। कि हम कुछ महीनों पहले देख रहे थे लोगों को एक तरीके से बारिश की उम्मीद थी, क्योंकि बारिश उत्तराखंड में नहीं हो रही थी, अब बारिश प्रदेश में लगातार पड़ रही है, तो सभी यही दुआ कर रहे हैं कि एक तरीके से बारिश खत्म हो जाए तो उनकी जो चैन मैन की जो जिंदगी है वो वापस लौट आए। स्मारिका, कृष्णा, लगातार उत्तराखंड में जिस तरीके से जो बारिश का जो कहर है वो हर साल देखने को मिलता है, लेकिन इस बार प्रशासन ने किस तरीके की तैयारी की है? क्योंकि मौसम विभाग भी लगातार ये अपडेट देता रहा है कि इस तरीके से बारिश की जो संभावना है वो बढ़ सकती है उत्तराखंड में। क्या पूरी तरह से अब प्रशासन तैयार है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग ने जिस दिन रेड अलर्ट उत्तराखंड में जारी किया था उन्होंने सभी अधिकारियों को जो है चेतावनी दे दी थी कि अलर्ट वहां पर रहे और हर एक क्षेत्र पे वो नजर बनाए रखे, क्योंकि बारिश की जो संभावनाएं लगातार हो रही है उससे जो नदी किनारे के जो इलाके हैं उनको बस्तियों को वहां पर खाली करवा दिया गया है, क्योंकि नदी का जब जलभराव होता है वो बारिश के टाइम पर बढ़ जाता है। तो जिलाधिकारी जो है लगातार हर एक जिले के वो लगे हुए हैं अपनी स्थानीय झोपड़पट्टियों को खाली करवाने में और उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने की। अगर हम बात सुरक्षा व्यवस्था की करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद जो है वो हर दिन आपदा कंट्रोल रूम में जाकर वहां पर पूरे प्रदेश पे वो नजर रखते हैं और उन्होंने सब अधिकारियों को निर्देश दिए कि जहां भी कोई भी बड़ी दुर्घटना हो रही है चाहे छोटी दुर्घटना हो रही है, सभी अधिकारी जो है वहां पे मौके पर पहुंचे और आम जनमानस की जो है वो सहायता करें, किसी को भी कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब पहाड़वासी इस टाइम पे 4 धाम यात्रा नहीं चल रही, क्योंकि अगर 4 धाम यात्रा चल रही होती तो एक तरीके से हम कहते हैं काफी यात्रियों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि हर साल ही उत्तराखंड में जब मूसलाधार बारिश होती है तो इस दौरान लोगों को करना पड़ता है। स्मारिका जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णा। बढ़ेंगे अब आगे। देश में जहां साइबर क्राइम और हनी ट्रैप के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, तो वहीं एक ऐसा ही मामला हल्द्वानी से भी सामने आया है, जहां राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों ने के लोगों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। तो वहीं राजनीतिक दलों से जुड़े लोगों का यह कहना है कि उन्हें वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो दिखाकर जाल में फंसाया जाता है और बाद में प्रतिष्ठा बिगाड़ने की एवज में उनसे 50,000 रुपए की डिमांड भी यहां की जा रही है। इसी कड़ी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं और सामाजिक संगठन के लोगों ने एसपी जगदीश चंद्र को एक ज्ञापन सौंपा है। तो वहीं मामले में एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र का यह कहना है कि ये साइबर फ्रॉड का मामला है और मामला साइबर सेल को दिया गया है और आगे की कार्रवाई अब जारी है। ये साइबर फ्रॉड का मामला है। इसमें आजकल नए तरीके से पैसे की वसूली की जा रही है। इसमें फर्जी महिला बनकर और फोटो मॉर्फ करके पहले चेकिंग की जाती है और उसके बाद उस व्यक्ति की फोटो मॉर्फ करके उसमें अलग अलग शरीर के पार्ट्स लगा दिए जाते हैं और उसके बाद कंप्यूटराइज एक इस ढंग का स्क्रीनशॉट तैयार किया जाता है और वीडियो तैयार की जाती है, जिससे तो वहीं सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष अजय राजौर ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सेवा देने और मृत्यु होने के बाद जो पद है वो मृत घोषित हो रहे थे वह जल्द ही अब पुनर्जीवित किए जाएंगे। इसके अलावा खाली जो पड़े संविदा और स्वच्छता समिति में कार्यरत सभी कर्मचारियों को और जिनको 10 साल पूरे हो चुके हैं उन सभी कर्मचारियों को नियमित करने पर सहमति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल उपाध्यक्ष और शहरी विकास मंत्री सफाई कर्मचारियों की मांगों को लेकर मुख्यमंत्री देहरादून में मिले थे, जिसके बाद कई बिंदुओं पर सहमति अब बन चुकी है, जिसके बाद अब जल्द से जल्द ही कैबिनेट में अब इसे लाने की संभावना जो है वो जताई जा रही है। इसके अलावा सभी सफाई कर्मचारियों को 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज मिलने का आदेश भी जो है वो जारी कर दिया गया है।
उसका भी सांस लेना बहुत जल्दी बन रहा है कि अब देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत और सबसे बड़ी परेशानी जो थी, जिससे सफाई कर्मचारी का पूरा परिवार आहत हो रहा था और पूरा प्रदेश उससे परेशान था, सफाई कर्मचारियों का। जो सबसे बड़ी समस्या थी, जो कांग्रेस सरकार ने जो इनका ढांचा निर्मित किया था, उस ढांचे के अंदर विभिन्न प्रकार की समस्याएं निकल के आ रही थी, जिससे पूरा सफाई कर्मचारी आहत था और उसके साथ उनका उत्पीड़न भी हो रहा था और उनके पद मृत। तो वहीं पहली बार कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री और कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष तिलक राज बेहड़ काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को एकजुट होकर पार्टी के निर्णय और पार्टी के प्रति निष्ठावन रहने के निर्देश दिए। बेहड़ के ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि पार्टी की रीति और नीति पर सभी को भरोसा करना चाहिए और एकजुट होकर पार्टी के निर्देशों का पालन भी करना चाहिए, जिससे पार्टी को मजबूती मिलेगी और आने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका लाभ भी मिलेगा और कांग्रेस फिर से सत्ता में काबिज होगी। और साथ ही उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की जन विरोधी नीतियां और जनता से किए गए वादे पूरी तरह से झूठे साबित हुए हैं, जिस पर अब कांग्रेस एकजुट होकर जनता के बीच बीजेपी की नीतियों के खिलाफ जागरूक करने का काम करेगी। उसके ऊपर काम करने के लिए कहा गया है, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो किसानों के मुद्दे हों, और संगठित होने के लिए भी कहा गया है। कार्यकर्ता को संगठित होने की आज आवश्यकता है। एक मंच पर आकर अगर पार्टी रहेगी तो हम रहेंगे, पार्टी रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, तो पार्टी को मजबूत करिए और मिशन 2022 को लाइए और उसमें पास होइए और कांग्रेस की सरकार बनाइए। तो वहीं खटीमा वन विभाग के डिपो नोगवा सेकंड में व्यापारियों ने हंगामा किया है। नीलाम में ली गई सागौन की जड़ काटने का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि 100 घन मीटर सामान खरीदा था, लेकिन मौके पर सिर्फ 70 घन मीटर ही सामान पहुंच पाया है, जिसकी सूचना मिलते ही मौके पर प्रभागीय विक्रय प्रबंधन आन सिंह कादली पहुंचे और पूरे मामले पर जांच पड़ताल कर दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की बात कही। तो वहीं कोटद्वार विधानसभा की लाइफलाइन लालढांग चिरल खाल मोटर मार्ग का मुद्दा राजनीतिक पार्टियों की घोषणा में मुख्य बिंदु हो गया है, लेकिन कोटद्वार का दुर्भाग्य यह है कि मोटर मार्ग का मुद्दा केवल राजनेताओं के लिए हार जीत का मुद्दा बन चुका है। लेकिन 21 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक मार्ग की हालत जस का तस बनी हुई है। इसी कड़ी में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुरेंद्र सिंह पत्रकारों के बीच पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी कार्यालय में केवल विकास की योजनाओं को रोकने का काम किया गया है और साथ ही उन्होंने कहा कि देश की जनता भली भांति समझ चुकी है कि बीजेपी विकास विरोधी सरकार है। इसका जवाब उत्तराखंड की जनता आने वाले विधानसभा चुनाव 2022 में देगी। रोटेट करते हुए उसी पर अपनी बात कर रहे हो। आपको तो सिर्फ ये जिद थी कि सुरेंद्र सिंह नेगी का नाम नहीं होना चाहिए इस मोटर मार्ग पर, लेकिन पैसा तो वही है ना, सुरेंद्र सिंह नेगी ने जो स्वीकृत किया था, या जो स्टेट वाइड लाइफ बोर्ड ने जो 2013-14 में स्वीकृत किया था, जो रोड मैप बनाया था, जो शर्तें रखी थी, वो तो वही है ना। आप तो उसमें क्या बदलाव आपने किया। तो वहीं कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी उप जिला चिकित्सालय में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण किया है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर को लेकर पूरी तैयारियां कर ली गई है और साथ ही उन्होंने कहा कि सभी अस्पतालों में स्वास्थ्य सेवाओं को सही करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि सभी अस्पतालों में बच्चों के लिए 25% बेड आरक्षित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। चलो ठीक कर दिया सर, आपने बहुत बढ़िया। तो वहीं रुड़की नगर निगम के पास स्थित राजकीय उद्योगशाला के भवन की हालत बेहद खराब हो गई है, जिसमें कभी कोई बड़ा हादसा हो सकता है और कर्मचारी डर के साए में काम करने को मजबूर है। तो वहीं अधिकारी बजट का रोना रोकर अपना पल्ला झाड़ रहे हैं। आपको ये बता दें कि 1843 में बनी ये उद्योगशाला, जो कर्नल प्रोबी कोटले की तरफ से स्थापित की गई थी, आज अपनी बदहाली के आंसू रोने को पूरी तरह से मजबूर है। हर 4 महीने में तकरीबन 5 लाख रुपए का बजट आता है, लेकिन अधिकारी इस बजट को कम बताकर जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं, या फिर यूं कहें कि रुपयों की बंदरबाट की जा रही है। भवन की हालत को देखकर लगता है कि यहाँ पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है।
तो वहीं गोल मूली और इसके बीज उत्पादन के लिए सुदूरवर्ती राजकीय उद्यान रामणी को बड़ी सफलता हाथ लगी है। इस उद्यान में 2.5 किलोग्राम बीज बोकर 300 किलोग्राम गोल मूली बीज का उद्यापन किया गया है, जिससे 2.46 लाख रुपए का राजस्व मिला है। तो वहीं मूली से अच्छी कमाई होने के बाद राजकीय उद्यान पैतोली और सिंगधार में भी बीज के उत्पादन की तैयारी की जा रही है, जिससे स्थानीय स्तर पर काश्तकारों को फायदा मिलेगा और बाहरी जनपदों में बीज को बेचने के बाद राजस्व में वृद्धि हो सकेगी। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूँगा कि घाट में जो हमारा राजकीय उद्यान रामड़ी है, वहाँ पर हमने विगत वर्ष में दूनागिरी गोल मूली को जो है क्या नाम है प्रयोग के तौर पर हमने सीड उत्पादन के लिए जो है बोया था, जिसमें हमें जो है आशा के अनुरूप जो है वहाँ पर सफलता भी मिली है। लगभग हमने 2.5 किलोग्राम बीज वहाँ पर बोया था और जिससे हमारा लगभग 300 किलोग्राम गोल मूली का बीज वहाँ पर उत्पादन हुआ है। इससे एक तरफ तो हमारी जो है क्या नाम है जो हमारी निर्भरता बाह्य जनपदों पर रहती थी बीज के लिए, उसको हमने कहीं ना कहीं जो है क्या नाम है जनपद तक ही सीमित कर दिया है अब, और हमें जनपद में ही अब बीज जो है दूनागिरी गोल मूली। तो वहीं उत्तराखंड में आए दिन लगातार भूस्खलन की घटनाएं बढ़ती जा रही है। अब बात करते हैं मसूरी के माल रोड की, जहां भूस्खलन होने से एक बड़ा पुश्ता गिर गया और उसके ऊपर बने मकानों पर खतरा मंडराने लगा है, जिसकी सूचना मिलते ही एसडीएम ऑफिस के अधिकारियों ने मकान मालिक को सुरक्षित जगह जाने की सलाह दी है। तो वहीं उत्तरकाशी में कल्याण हरेती मोटर मार्ग से लगातार भूस्खलन होने पर ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना हुआ है। ग्रामीणों के मुताबिक 4 धाम परियोजनाओं की आलवेदर सड़क के चौड़ीकरण और कटिंग के बाद से बरसात शुरू होते ही भूस्खलन होने लगता है, जिससे पत्थर सीधे लोगों के घरों की छत पर गिरने लगते हैं और कभी भी जान मान का नुकसान जो है वो हो सकता है। तो वहीं सिडकुल थाना क्षेत्र में गला रेतकर हत्या की गई महिला की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। दरअसल बीते दिनों महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी। इसी कड़ी में पुलिस ने जांच पड़ताल करते हुए अभियुक्त राजेश को यूपी से गिरफ्तार किया है। पकड़े गए अभियुक्त की निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किए गए हथियार को भी बरामद कर लिया गया है। तो वहीं पूछताछ में पकड़े गए आरोपी ने बताया कि पत्नी पर नाजायज संबंध होने के शक के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वहीं बनबसा के ग्राम प्रधान अपनी शिकायत लेकर एसडीएम हिमांशु कफलटिया के पास पहुंचे हैं, जहां उन्होंने तहसीलदार पर युवाओं के प्रमाण पत्रों को जानबूझकर लंबित करने का आरोप लगाया है और साथ ही जिलाधिकारी को ज्ञापन भेजकर तहसीलदार पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं तहसीलदार डॉक्टर ललित मोहन तिवारी ने प्रधानों के आरोपों को निराधार बताया और शासन देश के तहत सभी लोगों को प्रमाण पत्र जारी करने की बात भी कही। हो उसकी निर्धारित न्यूनतम आधी से अधिक शैक्षिक योग्यता ली हो। तो वहीं नई टिहरी में आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर सुमन पार्क से लेकर जिला कार्यालय तक प्रदर्शन किया है। आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की जिला अध्यक्ष गीता नेगी का कहना है कि सरकार हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार से अपनी मांग रखी है और साथ ही कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार की तरफ से आशा वर्कर्स को सरकारी कर्मचारियों का दर्जा दिया जाना चाहिए और आशा कार्यकर्ताओं को न्यूनतम वेतन 21,000 रुपए लागू किया जाए। जब तक मासिक वेतन और कर्मचारी का दर्जा नहीं मिलता है, तब तक आशाओं को भी आंगनवाड़ी जैसी अन्य स्कीम वर्कर्स की तरह मासिक मानदेय फिक्स किया जाए। फिलहाल उत्तराखंड विशेष में इतना ही, लेकिन सुदर्शन न्यूज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।